तो हम लोग पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड के बारे में। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हैलाइड्स के बारे में। जानते हो बेटा, इस फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वह MX3 जनरल फार्मूला वाला हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को अगर छोड़ दो तो बाकी के मेंबर जो होते हैं वो पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। बाकी के जो मेंबर होते हैं वो लोग पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं, PCl5 भी बनता है। तो कहने का मतलब ट्राई हैलाइड सभी के सभी बनाते हैं। और सुनो ना, ये ट्राई हैलाइड जो होते हैं वह नाइट्रोजन के अगर ट्राई हैलाइड का बात करें तो नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड हो जाता है NF3, NCl3, NBr3 और NI3। ये ट्राई हैलाइड होते हैं। अरे बेटा, सभी के सभी ट्राई हैलाइड जो होता है लोन पेयर नाइट्रोजन पर होने के कारण नेचर में कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हैलाइड पूछा जाए, इन ट्राई हैलाइड में कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, तो क्या बोलोगे? इनका अगर बेसिक स्ट्रेंथ पे चर्चा किया जाए, इनके अगर बेसिक स्ट्रेंथ पर अगर चर्चा किया जाए तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलिएगा, बताइए? इनका बेसिक स्ट्रेंथ पर इनका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटरों से घिरा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो लोन पेयर ये नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अच्छा से लोन पेयर कौन दे पाएगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ ट्राई हैलाइड का जो हो जाता है वो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, जानते हो बेटा कहना क्या है? कहना यह है कि इन ट्राई हैलाइड्स में NCl3, NBr3 और NI3 जो होता है, NCl3, NBr3 और NI3 जो होता है वो अनस्टेबल होते हैं नेचर में। ये ट्राई हैलाइड जो होता है वो नेचर में क्या हुआ करता है, अनस्टेबल हुआ करता है। ठीक है, जानते हो बेटा जितने भी ट्राई हैलाइड है ना वो सब के सब वाटर से रिएक्शन करते हैं। NF3 वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलाइज नहीं होता है क्योंकि NF3 में न तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर खाली ऑर्बिटल है और न तो फ्लोरीन के पास है। बाकी इस फैमिली का कोई भी, इस फैमिली में जैसे नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड NCl3, ये PCl3 न पर अस, ये ASCl3 न पर अस सब, SbCl3 और BiCl3, ये सभी के सभी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सभी के सभी जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कौन नहीं होता है, तो NF3 जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सुनो बेटा, नाइट्रोजन में और क्लोरीन में ध्यान से सुनते रहना मेरा बात, ये चारों रिएक्शन पांचों रिएक्शन अभी का अभी याद हो जाएगा ध्यान से अगर देखते चलोगे तो। नाइट्रोजन में और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अरे बेटा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 3। दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन छोटा साइज होने के कारण पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा है? तो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका माइनस उसका प्लस पुट कर देते हैं। अगर ये माइनस है तो वाटर से उसका कौन सा पार्ट छीनेगा, H प्लस की OH माइनस। नाइट्रोजन पर अगर निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वाटर का कौन सा? तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लीजिए और 3 H इसको दे दीजिए और 3 OH उसको दे दीजिए, तो इधर ये बन जाएगा NH3 प्लस उधर वो हो गया क्या चीज, HOCl। इसका हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ ये बात समझ में आया? सुनो ना, अब फास्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। अब तो वो है, तो अब वाटर का कौन सा पार्ट वो छीनेगा? तो 3 मोल वाटर का 3 H लेकर वो क्या चीज बदल जाएगा, 3 HCl प्लस वो बदल जाएगा क्या चीज, H3PO3। बिल्कुल वैसा ही हाइड्रोलिसिस आर्सेनिक का भी होगा। यहाँ इसका 3 मोल अगर रिएक्शन किया तो उधर क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ HCl प्लस H3ASO3, H3ASO3 हो जाएगा। अरे बेटा जानते हो क्या चीज, बात ये कहना कि SbCl3 और BiOCl3 आप लोगों को बताए थे ये ऑक्सी सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट किया करता है। इनको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये पहले आयोनाइज होगा,
तो इसका +3 हो जाएगा। अब वो +3 में से एक ऑक्सीजन लेकर वो क्या हो जाएगा, SbO+। और SbO+ के साथ एक Cl- जुड़ा हुआ आयनिक लिंकेज से रह जाएगा। माने इसके रिएक्शन का इधर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन क्या बनने के लिए, ये SbOCl प्लस 2HCl। और इसके केस में भी क्या हो जाएगा, बोलो, BiOCl प्लस क्या चीज, 2HCl। ये दोनों रिएक्शन याद रखोगे, ये दोनों के क्वेश्चन एक पर क्वेश्चन एंटीमनी या बिस्मथ किसी एक पर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो इनके हाइड्रोलिसिस का तरीका जरूर 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 से सभी लोग याद रखेंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, इनके हैलाइड के बारे में। सुन बेटा, थोड़ा सा पेंटा हैलाइड के बारे में भी चर्चा कर ले। जानते हो PCl5 जो होता है ना, वह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्या चीज के रूप में, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। यह एग्जिस्ट करता है, इसका एक्सरे स्टडी बताता है कि ये PCl4 प्लस और एग्जिस्ट करता है क्या चीज के रूप में, PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब अगर PCl5 का, ध्यान से सुनना ना मेरा बात, अगर PCl5 के सॉलिड स्टेट में उसके स्ट्रक्चर का एक्सरे एनालिसिस करें, बहुत ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहे हैं, PCl5 का सॉलिड स्टेट में उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें, तो जो जो यूनिट PCl5 के रूप में पाया जाएगा वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बोलना हाँ, sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जो जो यूनिट PCl4 के रूप में पाया जाएगा टेट्राहेड्रल, sp3 4, और जो जो यूनिट PCl6 माइनस के रूप में पाया जाएगा वो सब ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। बात समझना, अगर सॉलिड स्टेट में PCl5 का एनालिसिस किया जाएगा तो कुछ टेट्राहेड्रल, कुछ ऑक्टाहेड्रल और कुछ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी मिला करेगा। तीनों फॉर्म में ये मिला करता है। मैथ का कॉलम में PCl5 अगर लेफ्ट साइड में रहे, PCl5 सॉलिड करके लिखा हुआ रहे, तो कि अगर इसको हम लोग किसी चीज में घोल दें, अगर मान लो कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दे हम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दें, तब तो PCl5 ही रह जाएगा सॉल्यूशन फेज में। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में इसका वर्णन करें हम लोग तो तीनों तरह के फॉर्म में ये मिला करेंगे, ठीक है। अरे बेटा जानते हो PBr5 जो होता है ना, कौन, PBr5, वो सॉलिड स्टेट में PBr5 जो होता है वह सॉलिड स्टेट में PBr4 प्लस और Br माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस के चारों तरफ इतना जगह नहीं होता है कि वो 6 ब्रोमीन को एकोमोडेट कर सके, तो Br माइनस और PBr4 प्लस के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों बात याद रखेंगे, ये दोनों चीज सभी लोग ध्यान में रखना। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे इस फैमिली के हाइड्राइड के बारे में, हैलाइड्स के बारे में, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड पर। अब हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। अरे बेटा इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में चर्चा करें हम लोग, तो ये बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि NCl3, NBr3 और Ni3 जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, वो नेचर में अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक्सप्लोड करने लगता है। ये लोग जो होता है वो नेचर में क्या करने लगता है, एक्सप्लोड करने लगता है, ठीक है। चलिए हम चर्चा करने चलते हैं अब क्या चीज के बारे में, तो हम चर्चा करने चलते हैं एक एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में। इस फैमिली में हम लोग को इंडिविजुअल मेंबर दो ही पढ़ना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड, फिर फास्फोरस और फास्फोरस के कंपाउंड्स। तो हम नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करने चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अरे बेटा नाइट्रोजन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले सुनो, अगर हम लोगों को लैब में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन बनाना हो, अगर हम लोगों को लैब में कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस हम लोगों को बनाना हो,
लैब में अगर थोड़े मात्रा में हम लोगों को नाइट्रोजन गैस बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर ये सकते हैं कि हम लोग करते क्या हैं कि अमोनियम क्लोराइड को NO2 से रिएक्शन करवाकर अमोनियम नाइट्राइट बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लेते हैं, NH4NO2, और इसको हम लोग हीट कर देते हैं। NH4NO2 को हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अरे NH4NO2 को अगर हीट कर दें तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेगा, 2H2। इधर क्या चीज हो जाएगा, N2 प्लस ये हो जाएगा क्या चीज, 2H2। सुनो ना, अगर यहाँ पर NH4NO3 कर ले, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, NH4NO3 कर लें तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन यहाँ दिखने लगेगा, तो वो क्या चीज बन जाएगा। तो NH4NO3 को हीट करने से क्या होगा वो याद रहा, NH4NO2 को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन, NH4NO3 को हीट करेंगे तो N2O बनने लगेगा। खैर सुनो बेटा, लैब में अगर नाइट्रोजन बनाना हो तो उसके लिए अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या चाहिए, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या चाहिए, बिल्कुल सही, NH4 का होल 2Cr2O7 को हीट कर दे तो ये भी नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। जानते हो यहाँ होता क्या है, सबसे पहले ये क्रोमियम 3 ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले ये जो क्रोमियम होता है यह 3 ऑक्सीजन के साथ बन जाता है Cr2O3। ये बदल गया क्या चीज में, ये बदल गया है क्या चीज में बेटा, Cr2O3 में, ठीक है। 3 ऑक्सीजन हमारा चला गया तो अब कितना ऑक्सीजन बचा हुआ, 4। वो 4 ऑक्सीजन आइए 8 हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, 4H2O। अब बचा हुआ हमारा गैस कौन सा है, N2। तो इस तरह से भी हम लोग नाइट्रोजन लैब में बनाते हैं। जानते हो बेटा, अमोनिया गैस को CuO के ऊपर पास करवा दो, अमोनिया गैस ले लो और इसको हीटेड CuO के ऊपर से पास करवा दो। अरे बेटा, इसको हीटेड CuO के ऊपर से पास करवा दे तो क्या हो जाएगा, इसको हीट करेंगे हम लोग तो टूट कर ये ऑक्सीजन देगा, और वो ऑक्सीजन, अमोनिया तो वैसे ही N2H2 हाइड्रोजन टूटते रहता है, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, और ये क्या चीज में कन्वर्टेड रह जाएगा। उधर का रिएक्शन क्या होगा आप लोग अपने से नहीं बता सकते हैं, ये हो जाएगा N2 प्लस 3Cu प्लस 3H2O। तो अमोनिया गैस को हीटेड CuO के ऊपर से पास करवा दो तो भी हो जाता है। अब यूरिया को HNO2 से रिएक्शन करवा दो तो भी बदल जाता है नाइट्रोजन में। ये यूरिया NH2CO NH2, इसको रिएक्शन करवा दो HNO2 के साथ हीट कर दो तो भी ये बदल जाता है क्या चीज में, तो भी ये बदल जाता है नाइट्रोजन में। जानते हो बेटा होता क्या है, होता यहाँ ये है कि ये HNO2 का एक ऑक्सीजन दे दो इसको तो वो बदल जाएगा क्या चीज में, ये 2HNO2 ले ले तो 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 में से एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये CO2, कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 दूना 4 में से एक चला गया तो यहाँ कितना बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 2 4 और यहाँ 2, तो वो 3 यहाँ कर दो क्या चीज 3H2O और प्लस ये हो गया क्या चीज N2। ठीक है, सुनना, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था 3 साल पहले, इस पर क्वेश्चन आया था कि लैब में प्योर नाइट्रोजन कैसे बनता है। अगर लैब में हम लोगों को प्योर नाइट्रोजन बनाना हो तो वो हम लोग बनाते हैं बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को हीट करके, वो हम लोग बनाते हैं क्या चीज को हीट करके, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को हीट करके प्योर नाइट्रोजन अगर लैब में बनाना हो तो। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, एजाइड आयन बोलते हैं N3 को, हाइड्रोजोइक एसिड याद है N3H, इसी का एनायन ना एजाइड N3 माइनस, तो बेरियम एजाइड BaN3 का होल 2। अरे बेटा इसको अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो बेरियम अलग नाइट्रोजन अलग, ये इधर बदल जाता है बेरियम प्लस 3 मोल ऑफ N2। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ
NaN3, इसको अगर हीट कर दें तो उधर क्या हो जाएगा, ये 2Na प्लस 3 मोल ऑफ N2, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये तरीका यूज किया जाता है लैब में, क्या चीज करने के लिए, प्योर नाइट्रोजन ये करना हो तो। अरे बेटा बहुत बड़े पैमाने पर अगर नाइट्रोजन बनाना हो, बहुत बड़े पैमाने पर अगर नाइट्रोजन बनाना हो तो एयर में नाइट्रोजन, एयर से ऑक्सीजन हटा दीजिए, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन कहीं इंडस्ट्रियली बनाया नहीं जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एयर में हम लोगों को मौजूद मिल जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन लैब में कुछ टेस्ट वगैरह करना हो तो हम लोग ये बना लेते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वो बनाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आगे। जानते हो बेटा आगे हमको चर्चा क्या करना है, तो आगे हमको चर्चा करना है क्या चीज के में, तो हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में। और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते चले तो सबसे पहले जो हम कंपाउंड के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है वो कंपाउंड हो जाएगा अमोनिया। नाइट्रोजन के कंपाउंडों में सबसे पहला जो हम लोगों को चर्चा करना है वो क्या चीज हो जाएगा, वो हो जाएगा अमोनिया के बारे में। तो देखते चलना, हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम चर्चा करते चल रहे हैं NH3 अमोनिया के बारे में। जानते हो बेटा अमोनिया जो है वह काफी बड़े पैमाने पर बनाया और बेचा जाता है। अमोनिया इंडस्ट्रियल स्केल पर काफी बड़े पैमाने पर बेचा और बनाया और बेचा जाता है। जानते हो सबसे ज्यादा मात्रा में जिस केमिकल का वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन और यूज होता है वह केमिकल है H2SO4। H2SO4 बहुत बड़े स्केल पर बनाया और बेचा जाता है, इसीलिए H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल भी बोल देते हैं। H2SO4 को क्योंकि वो लगभग हर इंडस्ट्री में कहीं न कहीं यूज हो जाता है। खैर अभी हम तो अमोनिया भी उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी सर अमोनिया का मेजर यूज क्या है, क्यों इतने बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तो अमोनिया का दो बहुत बड़ा यूज है। पहला यूरिया फर्टिलाइजर बनाने में, यूरिया खेतों में खूब यूज होता है, तो यूरिया बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका मेजर यूज है नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। दूसरा मेजर यूज है क्या चीज के लिए, नाइट्रिक एसिड। और दोनों केमिकल में ये खूब यूज होता है। ठीक, तो अमोनिया बनाते कैसे हैं जानते हो, अगर लैब में हम लोगों को अमोनिया बनाना हो, थोड़ा बहुत मात्रा में कोई टेस्ट के लिए अमोनिया बनाना हो, तो हम लोग करते क्या है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले ले। लैब में अगर थोड़े मात्रा में अमोनिया, कम मात्रा में अमोनिया बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, जैसे NH4Cl, इसको किसी भी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दो। कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेकर इसको किसी भी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दो। जानते हो बेटा यहाँ पर कोई भी अमोनियम सॉल्ट चलेगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एनीथिंग। यहाँ पे कोई भी अल्कली चलेगा, NaOH, KOH, CaOH2, LOH3, कुछ भी अल्कली चलेगा। हर बार अमोनिया गैस जरूर बना करेगा। कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ का एक Na यहाँ के Cl के साथ NaCl, ये OH यहाँ का एक हाइड्रोजन ले, तो वो क्या चीज में बचा रह जाए, NH3 में। इधर रिएक्शन क्या होगा आप लोग ना बता सकते हैं, NH3 प्लस क्या चीज H2O, ये हो जाएगा। जानते हो बेटा बड़े पैमाने पर अमोनिया अगर बनाना हो तो वो बनाया जाता है हेबर प्रोसेस के द्वारा। बड़े स्केल पर अमोनिया अगर बनाना हो तो वो किस तरह से बनाया जाता है, वह हेबर प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। एक बात जानते हो, यूरिया को भी अगर NaOH से रिएक्शन करवाते तो वो भी अमोनिया देता है। अगर यूरिया को ये NH2CO NH2 इसको अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते तो यह भी क्या देता है, अमोनिया दिया करता है। जानते हो ये उधर रिएक्शन करके Na2CO3 प्लस 2NH3 में बदल जाता है। इसका 2 मोल रिएक्शन में भाग लेता है और ये बदल जाता है क्या चीज में, Na2CO3 प्लस 2NH3 दिया करता है। यूरिया को अगर हम लोग अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी यह अमोनिया गैस दिया करता है। ठीक है,
हम बोल रहे थे लार्ज स्केल पर अगर अमोनिया बनाना हो तो वो हम लोग बनाते हैं हैबर प्रोसेस के द्वारा। वो हम लोग कौन सा प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? हैबर प्रोसेस के द्वारा। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ते हैं तो हैबर प्रोसेस का चर्चा होता है। जानते हो बेटा, हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। यहाँ पर हम लोग N2 + 3H2 और उधर हो जाता है क्या चीज? उधर हो जाता है 2NH3। और यह रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा बहुत एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पर +24 किलो कैलोरी एनर्जी भी रिलीज होता है। यह रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बने वह डिसाइड होता है ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अनुसार। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अचीव करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटेलियस प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और जानते हो बेटा, सबसे पहला चीज ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 1913 में ये जर्मन साइंटिस्ट हैबर साहब को इस प्रोसेस के खोज के लिए नोबेल दिया गया था। ये प्रोसेस के खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है। हाँ सुनो, तो हम लोग बात करें सबसे पहले प्रेशर कैसा लिया जाए। यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर का कंडीशन क्या होगा उस पर हम लोग बात करें। सुनो बेटा, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर के तरफ शिफ्ट हो जाता है जिधर मोल्स गैस का कम हो। लेफ्ट की तरफ गैस के मोल कितने, आप उधर कितने। अगर हमको उधर के तरफ इक्विलिब्रियम ले जाना है तो हाई प्रेशर की लो प्रेशर, हाई प्रेशर हमारे लिए फेवरेबल है। तो हैबर प्रोसेस में हम लोग प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रेशर खूब हाई प्रेशर लेने का प्रयास करते हैं। सर अब हाई प्रेशर में कितना हाई का बात करें तो जानते हो जिस बर्तन में ये रिएक्शन करवा रहे हैं वो कितना प्रेशर तक बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए वो एक्सप्लोड कर जाए। तो कम से कम 200 ATM प्रेशर जरूर लेते हैं। यहाँ प्रेशर जो लेते हैं वो लगभग कितना लेते हैं? 200 से 250, जितना तक वो वेसल कर सकता है मेंटेन, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लेने का प्रयास करते हैं ताकि अमोनिया हमारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने। ठीक है। बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या किया जाए? सुनो बेटा, यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकल रहा है, इस हिसाब से यहाँ कम टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा कि ज्यादा टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा? अरे बेटा उल्टा बोल रहे हैं आप लोग। अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल रहा है, तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अनुसार लोअर टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल होगा। अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कौन सा टेम्परेचर होगा? लोअर टेम्परेचर फेवरेबल होगा। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर की हायर टेम्परेचर, लोअर। थ्योरेटिकली सभी लोग ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली इस रिएक्शन के दौरान जितना कम टेम्परेचर लिया जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। थ्योरेटिकली यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा अच्छा है कि कम अच्छा है? तो लोअर टेम्परेचर अच्छा है। लेकिन फिर भी यहाँ जो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं वो 400 से 450 डिग्री सी होता है। मेरे सामने जो बुक है तो हद कर दिया, तो 450 से 550 कर दिया है। हम उतना न लिखेंगे, हम लगभग 450 से 400 लिखते, लेकिन थोड़ा बढ़ा देते हैं, 500 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं। ये इतना ही टेम्परेचर लिया जाता है। सर क्यों? ये आपको लो टेम्परेचर लग रहा है किसी एंगल से? जवाब है नहीं। सुनो ना बात क्या है। रिएक्शन में जो एक गैस इन्वॉल्व हुआ है वह इनर्ट टाइप का बिहेवियर शो करता है। अरे बेटा कोई भी रिएक्शन तो तभी ना हो जब उसके रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे और वो रिएक्शन करने को तैयार हो। बहुत कम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन रिएक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बहुत कम टेम्परेचर ले लेते हैं तो रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो हम लोग उतना टेम्परेचर, थ्योरेटिकली लोअर टेम्परेचर फेवरेबल है, दैट्स ओके, लेकिन हम लोग इतना टेम्परेचर लेते हैं जिस टेम्परेचर पर कम से कम नाइट्रोजन रिएक्शन करने के लिए
तैयार हो जाए, जस्ट टू एक्टिवेट दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड जस्ट टू एक्टिवेट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर दिया जाए, उतना, इसलिए इतना टेम्परेचर लेना पड़ा है। ठीक है, हाँ, इससे और ज्यादा बट एकदम नाइट्रोजन के एक्टिवेशन का टेम्परेचर ही मेंटेन करके रखते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर लेने पर फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाने में दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए जस्ट नाइट्रोजन को एक्टिवेट करने के लायक टेम्परेचर लेकर रखते हैं। ये टेम्परेचर इतना क्यों है, ये कहानी याद रह जाएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, तीसरा चीज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कैटलिस्ट के बारे में। तीसरा चर्चा हम करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो तीसरा चर्चा हम करने जा रहे हैं कैटलिस्ट के बारे में। सुनो ना, हैबर प्रोसेस में बहुत सारा कैटलिस्ट यूज हो सकता है। हम उसमें 2 या 3 का नाम लेने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन। सस्ता और सबसे अच्छा पहला कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, प्लस मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर के रूप में, जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। प्रोमोटर होता है कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में होता है। दूसरा कैटलिस्ट जो यूज हो सकता है फाइनली डिवाइडेड निकल, जिसके ऊपर में सोडा लाइम, निकल प्लस सोडा लाइम। दूसरा कैटलिस्ट जो यूज हो सकता है वो क्या होता है, निकल प्लस क्या चीज, सोडा लाइम। तीसरा जो यूज हो सकता है वो कौन सा यूज हो सकता है, तीसरा यूज हो सकता है ऑस्मियम या यूरेनियम। ऑस्मियम और कौन सा चीज, यूरेनियम। अरे बेटा, निकल या ये सारे के सारे ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। आयरन जो है वो सस्ता है, मोलिब्डेनम उसके लिए प्रमोटर के रूप में काम करता है, तो ज्यादातर यही यूज किया जाता है। ठीक ठाक। ये थ्योरेटिकली हम लोग आयरन कैसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को। अमोनिया कैसे बनाते हैं हर प्रोसेस के द्वारा, ये बात समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं अमोनिया के प्रॉपर्टीज पर बोलने के लिए। अमोनिया के प्रॉपर्टीज पर हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। सुनो, अमोनिया जो होता है कलरलेस गैस होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग पंजेंट अडर होता है। कितना लिखा है, इरिटेटिंग और पंजेंट अडर होता है, बहुत खराब महकता है। हवा से हल्का होता है और वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। लगभग 1 ml पानी में 1300 ml अमोनिया गैस घुल सकता है। एक लिक्विड है, एक गैस है, तो इसलिए वॉल्यूम के चक्कर में नहीं पड़िएगा, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा। आप सोचिए 1 ml पानी में 1300 ml, 1 ml पानी माने कितना, एक बूंद से थोड़ा ज्यादा, एक बूंद से थोड़ा ज्यादा 1 ml, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, माने वो लूडो खेलने वाला जो पासा होता है ना, डाई, उसको खाली अगर रहे तो उसमें जितना लिक्विड अटे, उसमें 1300 ml का मतलब समझे 1 लीटर, इतना अमोनिया गैस घुल जाएगा उसमें। इस कदर अमोनिया सॉल्युबल होता है वाटर में। तो अमोनिया एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस में 33 और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस में 78 डिग्री सी, ठीक। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर।